Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग I'd say फन चैप्टर शुरू करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है टूरिज्म एंड हिस्ट्री. अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल है आपसे. बताओ, आप सबको छुट्टियों में घूमने जाना पसंद है कि नहीं? ऑफ कोर्स पसंद है ना? कभी नानी के घर तो कभी किसी हिल स्टेशन या मे बी किसी बीच पर, राइट? हम सबको ट्रैवल करना, नई नई जगह देखना बहुत अच्छा लगता है. एंड गेस व्हाट, यही जो हमारा घूमने फिरने का शौक है ना, इसी को टूरिज्म कहते हैं. तो आज इस चैप्टर में हम इसी टूरिज्म की पूरी हिस्ट्री समझेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे और हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी जानेंगे. और हाँ, याद रखिएगा, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर आप हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझें. तो ये है हमारा आज का रोड मैप, अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरर्स जर्नी. हम इन 6 टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे, बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक के ऑर्डर में, जिससे आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए. रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 8.1, टूरिज्म इन द पास्ट. स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, ट्रैवलिंग आजकल का फैशन है? बिल्कुल नहीं. इंडिया में ट्रैवल करने का जो ट्रेडिशन है, मतलब जो परंपरा है, वो बहुत बहुत पुरानी है. लोग पहले भी ट्रैवल करते थे, पर उनके रीजंस थोड़े अलग थे. जैसे पिलग्रिमेज के लिए, यानी तीर्थ यात्रा, या फिर लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मतलब मेले देखने जाते थे. कभी कभी फॉर गुड एजुकेशन, एक अच्छे गुरु की तलाश में, या फिर सीधे सीधे फॉर ट्रेड, यानी बिजनेस के लिए. तो ट्रैवलिंग हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो फिर व्हाट एग्जैक्टली इज टूरिज्म? आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन दी हुई है. जरा स्लाइड पर देखिए. Tourism can be defined as traveling to visit places in distant regions for a specific purpose. Simple words में, जब हम किसी खास मकसद से, किसी specific purpose से दूर के इलाकों में travel करते हैं, that's called tourism. By the way, ये definition 1 mark के लिए काफी important है, तो अपनी बुक में इसे मार्क कर लीजिए. चलो, अब एक टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रैवलिंग टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुई. सो वे बैक इन एंशिएंट टाइम्स, गौतम बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स यानी उपदेश देने के लिए पूरे इंडिया में ट्रैवल किया. इवन जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, उन्हें भी हमेशा ट्रैवल करते रहना जरूरी था. फिर इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए 630 CE में एक चाइनीज मंक युआन श्वांग इंडिया आए. फिर सदियों बाद 13th सेंचुरी में एक इटालियन ट्रैवलर थे मार्को पोलो. उन्होंने यूरोप को एशिया से इंट्रोड्यूस करवाया, स्पेशली चाइना से. इसके बाद 14th सेंचुरी में आए इब्न बतूता, जिनके ट्रैवल अकाउंट्स ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया. और फिर फाइनली 19th सेंचुरी में एक रेवोल्यूशन आया, एक क्रांति आई थॉमस कुक के साथ. ये वो इंसान हैं जिन्होंने मॉडर्न टूरिज्म की यू कैन से फाउंडेशन रखी. अब ये थॉमस कुक का नाम इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनको मॉडर्न टूरिज्म का पायनियर माना जाता है. सोचो, उन्होंने क्या किया. सबसे पहले 600 लोगों के लिए लेस्टर से लवबरो तक एक रेलवे ट्रिप ऑर्गेनाइज की. जस्ट इमेजिन. और ये दुनिया का पहला पैकेज टूर था. जब ये सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने यूरोप का पूरा राउंड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दिया. फिर उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी भी शुरू कर दी, जो टूरिस्ट टिकट्स बेचती थी. तो इनके इन सारे एफर्ट से क्या हुआ? थॉमस कुक ने ट्रैवल को कॉमन पीपल के लिए आसान और एक्सेसिबल बना दिया. और यहीं से मॉडर्न टूरिज्म इंडस्ट्री का यू कैन से बर्थ हुआ. आपकी टेक्स्ट बुक में एक डू यू नो बॉक्स है ना, उसमें एक और फैसिनेटिंग ट्रैवलर के बारे में बताया गया है, इब्न बतूता. ये 14th सेंचुरी के थे. और सुनिए इनके बारे में, उन्होंने 30 साल तक ट्रैवल किया, 30 years. और उनका एक ही रूल था, नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट. कैन यू इमेजिन दैट? 30 साल तक सिर्फ नए रास्तों पर चलना. और उन्होंने जो ट्रैवल अकाउंट्स लिखे हैं, मतलब उनकी जो ट्रैवल डायरीज हैं, वो मिडीवल हिस्ट्री और उस टाइम की सोशल लाइफ को समझने के लिए एक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट सोर्स हैं. ओके, तो अब हमने टूरिज्म की हिस्ट्री तो समझ ली है. लेट्स मूव ऑन. चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8.2 की तरफ, जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ टूरिज्म. अब हम देखेंगे कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में घूमने के कितने अलग अलग तरीके हैं, कितने टाइप्स हैं. तो सबसे पहला टाइप है जियोग्राफिक टूरिज्म. अब देखो, नाम से ही क्लियर है, राइट? इसमें लोग क्या करते हैं, वो किसी रीजन की स्पेशल जियोग्राफिक फीचर्स, मतलब वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की कुदरती खूबसूरती को देखने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में, या आपने महाराष्ट्र में लोनार का क्रेटर लेक और निघोज के रंजन खालाज. ये क्या होते हैं? पानी के फ्लो से नेचुरली पत्थरों में बने हुए राउंड पॉट होल्स. सो जब हम नेचर की ऐसी यूनिक चीजों को देखने जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जियोग्राफिक टूरिज्म. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज हिस्टोरिकल टूरिज्म. और ये वाला आई मस्ट से पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है. देखिए, जब लोगों का इंटरेस्ट हिस्ट्री में होता है ना, और वो उस हिस्ट्री को फील करना चाहते हैं,
टू रीलिव दैट हिस्ट्री, जैसे वो उस टाइम में वापस चले गए हों, तो वो ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाते हैं। इसी को कहते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म। सिंपल एग्जाम्पल्स, राजस्थान के फोर्ट्स घूमना, महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के आश्रम्स विजिट करना, या फिर 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई जगहों पर जाना। अब आते हैं एक नए और काफी इंटरेस्टिंग टाइप पर, हेल्थ टूरिज्म। हाँ जी, हेल्थ के लिए टूरिज्म। इसका मतलब है हेल्थ फैसिलिटीज के लिए ट्रैवल करना। आपको पता है, बहुत सारे फॉरेनर्स, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया आते हैं। पर क्यों? सिंपल, क्योंकि उन्हें यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज कंपैरेटिवली सस्ती यानी चीपर और एट द सेम टाइम बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की मिलती हैं। इसके अलावा इंडिया में योगा ट्रेनिंग और जो आयुर्वेदा बेस्ड थेरेपीज हैं, वो भी उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। फिर है एग्रो टूरिज्म, इसे एग्री टूरिज्म भी कहते हैं, और ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, स्पेशली फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, यानी शहरों में रहने वाले लोगों के लिए। लोग फार्म्स पर जाते हैं, वहाँ की रूरल लाइफ को, एग्रीकल्चर को यानी खेतीबाड़ी को एक्सपीरियंस करते हैं। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, एक तरफ शहरी लोग गांव की लाइफ एक्सपीरियंस करने आते हैं, और दूसरी तरफ अब हमारे देश के फार्मर्स भी इसका फायदा उठा रहे हैं। कैसे? वो एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स जाते हैं या इजराइल जैसे एडवांस्ड कंट्रीज में जाकर फार्मिंग की नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और आखिरी टाइप इन आवर लिस्ट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म। ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट को देखने के लिए ट्रैवल करते हो, दैट्स इट। जैसे ओलंपिक्स या क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए किसी दूसरे देश जाना, या नेशनल लेवल पर हिमालयन कार रैली, और अपने स्टेट लेवल पर महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कंपटीशन देखने जाना, ये सब स्पोर्ट्स टूरिज्म का ही पार्ट है। तो हमने टूरिज्म के टाइप्स तो देख लिए। अब थोड़ा सोचिए, अगर किसी जगह को एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, एक फेमस स्पॉट बनाना है, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट सेक्शन 8.3, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। देखिए, टूरिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ इसेंशियल फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी फॉर टूरिस्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 2, गुड अकोमोडेशन, मतलब रहने की अच्छी जगह, एंड अमेनिटीज़ यानी बाकी सुविधाएं। नंबर 3, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड वॉशरूम फैसिलिटीज़ ऑन ट्रैवल रूट्स। फोर्थ पॉइंट, जो हैंडीकैप टूरिस्ट्स हैं उनकी स्पेशल नीड्स का ध्यान रखना। फिफ्थ, गाइड्स और जो इन्फॉर्मेशन पैम्फलेट्स होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने चाहिए। और लास्ट, नंबर 6, लोकल लोगों का टूरिस्ट के साथ पोलाइट सोशल कंडक्ट, मतलब अच्छा बर्ताव करना। अब देखिए, हम टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज की बात तो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द प्लेसेस दे कम टू सी, हमारी हेरिटेज साइट्स, उनका क्या? चलिए अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, सेक्शन 8.4, कंजर्वेशन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। और याद रखिएगा, हेरिटेज दो तरह की होती है। एक है नेचुरल हेरिटेज, जो हमें नेचर से मिली है, और दूसरी है कल्चरल हेरिटेज, जो मैन मेड है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट। ये है घरापुरी, यानी एलिफेंटा केव्स, जो हमारे अपने महाराष्ट्र में है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? इसके अलावा अजंता और विरुल यानी एलोरा केव्स भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो महाराष्ट्र का कास प्लेटो भी एक वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। सच में, जब हमारी कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज बनती है ना, वी फील सो प्राउड, राइट? लेकिन एक सच ये भी है, जब हम इन जगहों पर जाते हैं तो क्या देखते हैं? दीवारों पर लोगों ने अपने नाम लिखे होते हैं, कचरा फैला होता है। ये देखकर सच में बहुत बुरा लगता है। और पता है, इससे एज अ नेशन हमारी इमेज खराब होती है। तो एक अच्छा टूरिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सिंपल है, हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए, अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी? वैंडलाइजिंग यानी तोड़फोड़ करना, दीवारों पर लिखना और कचरा फैलाना, दिस इज अ बिग नो। तो चलिए, आज हम सब एक प्लेज लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये 2 रेजोल्यूशंस दिए गए हैं। आप मेरे साथ अपने मन में रिपीट कीजिए। रेडी? पहला, आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ हेरिटेज साइट्स, मतलब मैं हेरिटेज साइट्स की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा। और दूसरा, आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वैंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट, मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे किसी हिस्टोरिकल साइट को कोई भी नुकसान पहुंचे। डन? गुड। ओके, सो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस तो कर लिया। अब आते हैं इसके एक वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। सेक्शन 8.5, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। पता है, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी जॉब्स क्रिएट करने का पोटेंशियल है। सोचिए,
टूरिज्म से इकोनॉमी को फायदा होता कैसे है? लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। जब एक टूरिस्ट आता है तो वो वीजा के लिए पे करता है, ट्रैवल, होटल, फूड, इन सब चीजों पर खर्च करता है। इससे देश को क्या मिलता है? रेवेन्यू, सिंपल। फिर वहाँ के लोकल गाइड्स, ट्रांसलेटर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? वहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स, बिजनेस पीपल, सबकी इनकम बढ़ती है। तो इन शॉर्ट, टूरिज्म पूरी की पूरी लोकल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देता है। अब तक हमने टूरिज्म के इतने सारे एस्पेक्ट्स की बात कर ली, तो चलिए अब फोकस को अपने घर लाते हैं और देखते हैं कि हमारा अपना स्टेट महाराष्ट्र टूरिज्म के मामले में कितना रिच है। ये नेक्स्ट सेक्शन पूरी तरह से महाराष्ट्र में टूरिज्म को ही डेडिकेटेड है। तो महाराष्ट्र में टूरिस्ट्स के लिए क्या क्या है? ओह, द लिस्ट इज लॉन्ग। यहाँ अजंता, वेरुल, घरापुरी जैसे वर्ल्ड फेमस रॉक कट केव्स हैं। यहाँ पंढरपुर, शिरडी, कोल्हापुर जैसे बड़े बड़े पिलग्रिम सेंटर्स हैं। यहाँ महाबलेश्वर, लोनावाला जैसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं। और हाँ, तडोबा जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। मतलब यहाँ का टूरिज्म इतना डाइवर्स है कि सीरियसली हर तरह के टूरिस्ट के लिए यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। अब इस चैप्टर के एंड में एक फाइनल और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट। एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा गांव एक लाइब्रेरी बन सकता है? साउंड स्ट्रेंज, राइट? पर यह सच है। जी हाँ, महाबलेश्वर के पास एक गांव है भिल्लार, और इसे विलेज ऑफ बुक्स के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है जिसके अंडर इस गांव के हर घर में टूरिस्ट के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी है। अमेजिंग, इजंट इट? आप वहां जाकर मराठी लिटरेचर के ओल्ड एंड न्यू ऑथर्स के वर्क्स आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप महाबलेश्वर जाएं, भिल्लार जरूर विजिट करना। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। हमने शुरू किया टूरिज्म की हिस्ट्री से, थॉमस कुक और इब्न बतूता को जाना। फिर हमने टूरिज्म के डिफरेंट टाइप्स देखे, हिस्टोरिकल, हेल्थ, एग्रो, स्पोर्ट्स, यू नेम इट। उसके बाद हमने समझा कि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है और अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी क्यों है। याद है ना वो प्लेज? फाइनली हमने टूरिज्म में करियर अपॉर्चुनिटीज देखी और अपने महाराष्ट्र के ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स, स्पेशली भिल्लार द विलेज ऑफ बुक्स के बारे में जाना। आई रियली होप ये पूरा चैप्टर अब आपको अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।